अपनी गोद में सुख की संतान यानी महिला के जीवन का सबसे सुनहरा पड़ाव। किसी भी महिला को संपूर्णता का एहसास कराता है मातृत्व, लेकिन कई महिलाएं इस सुखद अनुभव से दूर रह जाती हैं। पारिवारिक और सामाजिक डर के कारण अपनी समस्या को किसी से कह तक नहीं पाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए उम्मीद बनकर आई है आईवीएफ तकनीक। 40 वर्ष पहले निसंतान महिलाओं के आंगन में खुशियों को जन्म देने के लिए हुआ था आईवीएफ तकनीक का आविष्कार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। क्या है ये आईवीएफ तकनीक और इसमें किस तरह से होता है उपचार, इस बारे में डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंदिरा आईवीएफ बोरीवली से डॉक्टर निवेदिता गोवर्धन। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है इंदिरा आईवीएफ दिल्ली के शुभदीप भट्टाचार्य और इंदिरा आईवीएफ गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर नेहा। आप सबसे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आप हमसे बेहिचक, अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं या आपका कोई रिश्तेदार निसंतानता या इससे जुड़ी हुई किसी समस्या से जूझ, तो बेहिचक हमारे इस प्रोग्राम में कॉल करें। हमारे नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर शुभदीप से। शुभदीप, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आईवीएफ तकनीक के बारे में बहुत सुना है। कुछ लोग जो इसके बारे में जानते हैं, जानकारी रखते हैं, वो इसके बारे में पॉजिटिव तरीके से बात करते हैं, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है वो उत्सुक रहते हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहला सवाल यही है कि ये तकनीक होती क्या है, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहा जाता है? जी शुक्रिया। सबसे पहले जब भी कोई निसंतान कपल हमारे पास आता है तो उसके मन में सबसे पहले यही सवाल होता है जो आपने पूछा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी यानी आईवीएफ होता क्या है। अब इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा जिसके द्वारा मनुष्य के शरीर में नॉर्मली प्रेगनेंसी होती है। हर माहवारी के बाद महिला के शरीर में, उसके ओवरीज में एक अंडा बनना चालू होता है। वो अंडा माहवारी से लगभग 14वें-15वें दिन फूट जाता है। संभोग के दौरान जब पुरुष के वीर्य में से शुक्राणु आते हैं तो ट्यूब में ये अंडे और शुक्राणु मिलकर भ्रूण बनाते हैं और ये भ्रूण आगे चलकर बच्चादानी में यानी यूट्रस में इम्प्लांट होता है और यही 9 महीनों तक प्रेगनेंसी के रूप में आगे बढ़ता है और फिर डिलीवरी के द्वारा बच्चा इस संसार में आता है। अब अगर ये प्रक्रिया शरीर में किसी न किसी वजह से नॉर्मल रूप से नहीं हो पा रही है तो उसे हमें बाहर करना पड़ता है, यानी लैब में करना पड़ता है। जब इस प्रक्रिया को यानी ट्यूब में अंडे और शुक्राणु के मिलन की प्रक्रिया को हम लैब में करते हैं तो उसे आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर आम भाषा में कहें तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। यही वो प्रक्रिया थी जिसके द्वारा विश्व की जो सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, जिसका नाम था लुईस ब्राउन, जिसका जन्म लंदन में आज से लगभग 40 वर्ष पहले हुआ था, उसका जन्म इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ था। और उसमें जो प्रॉब्लम थी, उसकी माँ की दोनों ट्यूबें ब्लॉक थी। तो ये जो ट्यूब का काम था वो वैज्ञानिकों ने लैब में किया। उन्होंने अंडे और शुक्राणु दोनों को आपस में मिलाया, लैब में भ्रूण का निर्माण किया और लुईस ब्राउन की माँ के गर्भाशय में भ्रूण को प्रत्यारोपित किया और फिर आगे चलकर इस बच्ची का जन्म हुआ। और इसी तकनीक में बहुत सारे एडवांसमेंट करते हुए आज हम इसी बेसिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम आईवीएफ कहते हैं। जी डॉक्टर निवेदिता, मेरा सवाल आपसे है अगला कि इनफर्टिलिटी के लिए अक्सर महिलाओं को कारण बताया जाता है, क्या ये सही है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे वजह क्या है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। काफी लोगों के मन में एक धारणा होती है कि जो निसंतानता या इनफर्टिलिटी है, ये इसके लिए सिर्फ महिलाएं जिम्मेदार होती हैं, लेकिन ये जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल महिलाएं जिम्मेदार होती हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो निसंतानता के कारणों में 40% महिला जिम्मेदार होती है, 30% में पुरुष जिम्मेदार होते हैं, 10% जोड़े ऐसे होते हैं जिनमें दोनों में खराबी पाई जाती है और 10% जोड़े ऐसे होते हैं जिनमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी उन्हें निसंतानता होती है। अब अगर हम स्पेसिफिक महिला निसंतानता की बात करें तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं में इनफर्टिलिटी की शिकायत हो जाती है। एक एक करके देखें तो ज्यादातर अंडाशय में कोई दिक्कत हो सकती है, या तो अंडाशय में कोई गांठ बन जाए, जैसे खून की गांठ होती है जिसे एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। इससे क्या होता है, जो नॉर्मल अंडे बनाने की क्षमता होती है अंडाशय की, वो काफी कम हो जाती है।
इसके अलावा काफी महिलाएं पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का शिकार हो जाती हैं। इसमें अंडे ज्यादा होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इस वजह से अंडा ठीक तरह से बन नहीं पाता है, फूट नहीं पाता है और ऐसी महिलाओं में अधिकतर निसंतानता हो जाती है। इसके अलावा जो अधिक उम्र की महिलाएं रहती हैं, जैसे 45-50 साल हो जाती है उम्र, माहवारी उनकी बंद हो जाती है, जिसे हम मेडिकल भाषा में मेनोपॉज कहते हैं। इन महिलाओं में अंडे खत्म हो जाने की वजह से इन्हें माहवारी भी बंद हो जाती है और इन्हें संतान प्राप्ति भी नहीं हो पाती है। ये हो गए अंडाशय के कारण। इसके अलावा महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब या नलियों में अगर कोई दिक्कत आती है तो इस वजह से भी उन्हें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। जैसे कि किसी भी कारणवश अगर ट्यूब में ब्लॉक हो जाए या ट्यूब में कभी कोई इन्फेक्शन हो जाए या टीबी का शिकार हो जाए या फिर शरीर में और कहीं एंडोमेट्रियोसिस हो जाए, इस वजह से अंडा और शुक्राणु दोनों मिल नहीं पाते और फिर इन महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके अलावा जो बच्चेदानी है, अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाए, जैसे कि कोई रसौली या फाइब्रॉइड हो जाए या फिर बच्चेदानी में सूजन आ जाए जिसे हम एडिनोमायोसिस के नाम से जानते हैं, ये कुछ कारण होते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन कारण है जो आजकल की महिलाओं में हम लोगों ने ज्यादातर देखा है, जैसे कि लेट मैरिजेस का आजकल काफी चल रहा है। तो जैसे शादी देरी से होती है, इस वजह से जो प्रेगनेंसी है ये भी देरी से होती है। जितना लेट होता है उतना अंडे की प्रेगनेंसी दिलाने की क्षमता भी कम कम होते जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिला में निसंतानता के काफी सारे कारण होते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम कारण का पता लगाएं, उसके बाद ही हम उनका सही इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर नेहा, आपकी तरफ आते हुए मैं जानना चाहूंगी, आईवीएफ के पेशेंट के लिए आईवीएफ तकनीक के बारे में कैसे पता चले कि इस पेशेंट को, इस शख्स को आईवीएफ ट्रीटमेंट की अब जरूरत है? देखिए, जैसा कि डॉक्टर निवेदिता ने आपको अभी बताया कि किन किन महिलाओं को आईवीएफ की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी कोई भी महिला जो कि 23 से 50 साल के बीच में है वो अपना आईवीएफ करा सकती है। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, ऐसे पुरुष जिनके शुक्राणु कम है या शुक्राणु में वो गुणवत्ता नहीं है, गतिशीलता नहीं है, या फिर ऐसे पुरुष जिनके शुक्राणु है ही नहीं, जिसको हम एज़ूस्पर्मिया की कंडीशन कहते हैं, ऐसे पुरुष भी आईवीएफ की मदद से संतान प्राप्ति का सुख ले सकते हैं। ऐसे कई बार हमने देखा है कि लोगों को ये लगता है कि आईवीएफ एक लास्ट ऑप्शन है और इसीलिए जब वो हर तरीके से इलाज करा के थक चुके होते हैं तब वो हमारे सेंटर पे आते हैं। तो अमूमन मेरे पास जो कपल आते हैं वो शादी के 5 से 25 साल के बीच में आते हैं। ऐसे में नुकसान ये होता है कि महिला का जो गोल्डन पीरियड होता है फर्टिलिटी का, जो कि 20 से 30 साल की होती है, वो लॉस हो जाता है। उम्र के साथ साथ हर महिला के जो अंडे होते हैं वो क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी डिक्रीज होते रहते हैं, तो महिला का आईवीएफ में सक्सेस का चांस भी प्रभावित होता है। इसीलिए कोई भी कपल ऐसा जिसके शादी को 1 साल हो चुके हैं और वो स्वाभाविक तरीके से माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, उनको सबसे पहले एक अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर पर जाकर अपनी जांच करानी चाहिए और कारण का पता लगाना चाहिए। मेरी हर पेशेंट से यही एडवाइस रहती है कि अगर किसी ने 2 से 3 साल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट किए हैं, दवाइयां खाई हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन किया है, आईयूआई कराया है और फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो उन्हें सही समय पे आईवीएफ करा लेना चाहिए। जी, अपने दर्शकों को यहाँ बता दें कि हमारे नंबर उनके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, वो हमें कॉल करें और बेझिझक अपने सवालों के जवाब हमारे डॉक्टर से जानें। डॉक्टर शुभदीप, आपकी तरफ आना चाहूंगी। और इनफर्टिलिटी पुरुषों की वजह से भी होती है, ऐसा आपने अपनी बातों में पहले बताया था और भी डॉक्टर्स बता चुके हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या होती है? क्या इसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल है? आजकल की जो भागती दौड़ती लाइफस्टाइल है उसमें स्ट्रेस, पॉल्यूशन, मिलावटी खाना और इन सब चीजों की वजह से धीरे धीरे पुरुषों में निसंतानता की जो ट्रेंड है वो बढ़ती जा रही है। पहले जो सीमेन एनालिसिस हुआ करते थे, वीर्य की जांच होती थी, उसमें काउंट्स बहुत अच्छे मिलते थे, जिसमें कि 80, 90, 100 मिलियन तक स्पर्म काउंट पहुंच जाता था। पर धीरे धीरे अभी देखा जा रहा है कि पुरुषों में स्पर्म की जो काउंट है, जो मात्रा है, न केवल काउंट बल्कि नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले, बनावट वाले स्पर्म्स या नॉर्मल गतिशीलता वाले, मोटिलिटीज वाले स्पर्म्स हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं।
ऐसा देखा जाता है कि जैसे जैसे आपके काउंट्स, मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी कम होती जाती है, आपके पिता बनने के यानी कि प्रेगनेंसी आ पाने के चांसेस और कम हो जाते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर मिनिमम जो WHO का विश्व स्वास्थ्य नियामक संस्था का क्राइटेरिया है, जिसमें अगर 15 मिलियन या उसके ऊपर के स्पर्म्स हैं, जिसमें 39% मोटाइल और 4% नॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाले स्पर्म्स हैं, तो उनसे नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए कोशिश की जा सकती है, बट उसमें भी कई बार सफलता नहीं मिलती। तो अगर मिनिमम 15 to 20 मिलियन स्पर्म्स हैं, उसमें IUI की कोशिश की जा सकती है। 10 से 15 मिलियन अगर स्पर्म्स है, उसमें IVF किया जा सकता है। और अगर 5 मिलियन उससे कम स्पर्म्स है, देन इन दैट केस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI प्रोसीजर द्वारा फिर स्पर्म्स को इकट्ठा करके फिर प्रेगनेंसी के लिए कोशिश की जा सकती है। कई सारी नई तकनीकें भी उपलब्ध हैं, जैसे अगर डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी है, इन दैट केस IMSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्टेड स्पर्म इंजेक्शन की टेक्निक द्वारा चुनिंदा जो अच्छे स्पर्म्स हैं उनको चुनकर हम अच्छे भ्रूण का निर्माण कर सकते हैं। एक प्रक्रिया प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस यानी PGD की भी है, जिसके द्वारा हम डिफेक्टिव भ्रूणों को छांट कर अलग कर सकते हैं और केवल चुनिंदा जो अच्छी क्वालिटी के भ्रूण हैं उन्हीं का प्रत्यारोपण कर सकते हैं, जिससे आगे चलकर प्रेगनेंसी दर अच्छी रहे और आगे चलकर मिसकैरेज वगैरह का भी सामना न करना पड़े। तो अगर पुरुषों में भी निसंतानता है, तब भी इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और IVF के द्वारा प्रेगनेंसी की जा सकती है। तो मतलब डॉक्टर शुभदीप ने जिस तरह से बताया कि सिर्फ महिलाओं को कसूरवार ठहराना ठीक नहीं है, पुरुषों की भी उतनी ही भागीदारी है इनफर्टिलिटी में जितना महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है। चलिए डॉक्टर नेहा, आपसे जानना चाहूंगी, एक तो इनफर्टिलिटी, उसके बाद IVF का ट्रीटमेंट, लोगों में अवेयरनेस नहीं है और महिलाएं ज्यादातर डरी रहती हैं, अक्सर सोचती हैं कि इस ट्रीटमेंट के बाद एक ही ऑप्शन उनके पास बचता है और वो है लंबे बेड रेस्ट का, और खाने पीने में भी परहेज करना पड़ता है। ऐसा होता है क्या इस ट्रीटमेंट में? हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। जनरली IVF से रिलेटेड लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि IVF में महिला को कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत होती है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग IVF कराने से हिचकते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। IVF के दौरान या उसके बाद महिला को किसी भी तरह की कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती, न ही हॉस्पिटलाइज रहने की जरूरत होती है। IVF एक OPD प्रोसीजर जैसा ही हो गया है। उसके अलावा महिला को कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि भी कोई वो ऐसा काम ना करे जिससे उसके नीचे जोर पड़े, या वो स्ट्रेस ना ले, या वो ऐसी कोई जर्नी ना करे जिससे उसको झटका पड़े, स्ट्रेस ना करे, रिजल्ट की चिंता ना करे। खाने पीने में भी किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं होता है, बस वो तला भुना मिर्च मसाला थोड़ा कम खाएं। खाने पीने से एज सच IVF का सक्सेस रेट प्रभावित नहीं होता है। यही एडवाइस सबसे रहेगी मेरी कि हर पेशेंट जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ IVF कराए, अच्छा खाए और अच्छा सोचे। तो ये बिल्कुल गलत है, भ्रमित करने वाली बात है डॉक्टर नेहा। वाकई में जिन लोगों को ये बात बताई गई है कि IVF के ट्रीटमेंट के बाद आपको लंबा बेड रेस्ट करना पड़ता है, खाने पीने में परहेज करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक साधारण सी तकनीक है, एक प्रोसेस है, जिसके बाद आप नॉर्मल घर पे रहते हैं, अपना काम करते हैं, अपने बेबी होने के बाद उसको पूरा टाइम देते हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डॉक्टर शुभदीप, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने जैसा बताया कि एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस ट्यूब में होती है, उस ट्यूब में ब्लॉकेज होने के बाद कंसीव नहीं किया जा सकता है, ये आपने बताया था। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, और ट्यूब और कैसे फर्टिलिटी को ये इफेक्ट करती है? जी, जैसे मैंने आपके पहले क्वेश्चन के आंसर में आपको ये बताया था कि जो भ्रूण बनना यानी जो प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, ये प्रोसीजर महिला की ट्यूब्स, जिसे फेलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है या आम भाषा में कहें तो नले कहा जाता है, उसके अंदर होता है। ये बहुत क्रूशल रोल अदा करती हैं। कई बार ये देखा जाता है कि महिला ट्यूब बंद होने के कारण मां नहीं बन पा रही है। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, फाइल लेकर आते हैं, जिसमें 2 जांचें होती हैं। कई बार एक HSG नाम की जांच होती है, कई बार एक डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी नाम की जांच होती है, जिसमें उनको बताया गया हुआ होता है कि आपकी एक या दोनों ट्यूबें ब्लॉक हैं। अगर आपकी ट्यूबें ब्लॉक हैं तो शुक्राणु और अंडे के मिलने का जो प्रक्रिया है वो फिर आपके ट्यूबों में नहीं हो पाता है। ये चीज और भी कई कारणों से हो सकती है। अगर आपके ट्यूब्स में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन होने के बाद कई बार इनमें पानी भर जाता है, जिसको हाइड्रोसल्फिन्स कहा जाता है। ये पानी आगे चलकर और इन्फेक्शन को अट्रैक्ट करता है, उसमें पस पड़ जाता है, जो धीरे धीरे बच्चादानी में आता रहता है और प्रेगनेंसी को रुकने नहीं देता।
कई बार ये भी होता है कि महिला को टीबी हो जाती है। भारत में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी बहुत कॉमन बीमारी है और ये ट्यूब सबसे ज्यादा महिला की ट्यूब्स को प्रभावित करती हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि महिला की अगर ट्यूबें खुली भी हुई हैं तब भी वो मां नहीं बन पा रही है। जब माइक्रोस्कोपिक जांच किए जाते हैं तब पाया जाता है कि महिला की जो ट्यूबें होती हैं, ट्यूबों के अंदर बहुत महीन रेशेनुमा चीज होती है जिसको कहा जाता है सीलिया। इन सीलिया का काम होता है पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडों को एक दूसरे की तरफ धकेलना ताकि वो भ्रूण का निर्माण कर पाए। लेकिन अगर इन्फेक्शन हुआ है, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो इन सीलिया को नुकसान पहुंचता है जिस वजह से इररिपेरेबल डैमेज होता है। ये फिर दोबारा ठीक नहीं हो पाते हैं। कई लोग लैप्रोस्कोपी का सहारा लेते हैं जिससे कि ट्यूबों को दोबारा खुलवाया जाए या उनकी कार्यशीलता दोबारा वापस लाई जाए। बट लैप्रोस्कोपी द्वारा ट्यूबें खुलवाकर प्रेगनेंसी करने की दर जो है वो 20% या उससे भी कम है। तो इस प्रकार अगर आपकी ट्यूब इरिवर्सिबली डैमेज हो गई है, उनको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, या कई बार अगर वो खुले भी हुए हैं बट वो कार्यशील नहीं है, ऐसे में फिर आईवीएफ या इक्सी तकनीक द्वारा फिर प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो जैसा कि डॉक्टर ने आपको बताया, निराश होने की जरूरत नहीं है, डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है और हम हैं यहाँ पर आपको आपकी हर परेशानी का समाधान देने के लिए। तो आप हमें कॉल करिए। और इस समय हमारे कॉलर भी जुड़ गए हैं, नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर, मैं नीलेश बोल रहा हूँ। हमारी शादी को 12 साल हो गए। नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं होने पर 3 बार आईवीएफ भी करवाया लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिल पाया। काफी निराश हूँ, जानना चाहता हूँ अब क्या करें, आगे क्या करना चाहिए। हाँ, आपके जैसे कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कई बार उन्होंने बाहर से आईवीएफ कराया पर उनको सफलता नहीं मिली। ऐसे में सबसे जरूरी होता है कि उनकी जो प्रीवियस आईवीएफ साइकिल है उसको सही तरीके से पढ़ा जाए और कारण का पता लगाया जाए। इनके प्रीवियस आईवीएफ साइकिल में कौन से इंजेक्शन यूज हुए, प्रोटोकॉल कौन सा यूज हुआ, या आईवीएफ की किन एडवांस टेक्नोलॉजीज का हमने यूज किया, क्योंकि आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत हद तक इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब आईवीएफ में बहुत एडवांसमेंट हो चुका है जिससे आप अच्छे से अच्छा भ्रूण सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने आईवीएफ के सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ब्लास्टोसिस्ट कल्चर होता है, इसमें हम भ्रूण को लैब में 4 से 5 दिन तक पोषित करते हैं। जो कमजोर भ्रूण होते हैं वो रुक जाते हैं और मजबूत भ्रूण आगे बढ़ते हैं। और ऐसे मजबूत भ्रूण को, जिनको हम ब्लास्ट कहते हैं, जब हम ट्रांसफर करते हैं तो सक्सेस रेट 30 से 40% बढ़ जाता है। उसके अलावा एक लेजर असिस्टेड हैचिंग होता है जिससे हम भ्रूण के जो बाहर की सख्त खोल है उसको लेजर लाइट द्वारा छिल देते हैं और ऐसे भ्रूण को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो सक्सेस रेट 10 से 15% इंक्रीज होता है। इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि आपकी शादी को 12 साल हो चुके हैं, तो उम्र के साथ साथ क्या होता है, आईवीएफ में आनुवंशिक तरीके से भ्रूण बनने के चांस बढ़ जाता है। मतलब ऐसा भ्रूण जो बाहर से देखने में अच्छा है पर वो जेनेटिकली खराब है, ऐसे भ्रूण को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो या तो रिजल्ट नेगेटिव होता है या तो गर्भपात होने का चांस बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में पीजीएस एक टेक्निक होती है, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग। उसमें हम हर भ्रूण का एक सेल बाहर लैब में जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और जो जेनेटिकली नॉर्मल भ्रूण होता है सेलेक्टिवली उन्हीं भ्रूण को ट्रांसफर करते हैं। तो आप पीजीएस की टेक्नोलॉजी से भी अपने सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप अपने स्पर्म में डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट करा सकते हैं और स्पर्म की क्वालिटी को असेस कर सकते हैं। और आखिरी में अगर आपके अंडे या शुक्राणु की कमी है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर भ्रूण जेनेटिकली नॉर्मल नहीं बन रहा है तो उस केस में आप डोनर एग या डोनर स्पर्म की मदद से आईवीएफ कराएं और अपने सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आईवीएफ फेलियर आपको मिल रहा है तो इसकी नई तकनीक से इसके आगे आप बढ़ के दोबारा से इसमें ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। ये तकनीक आपको ऐसा भरोसा पक्के से देती है। चलिए, मैं आपके पास डॉक्टर निवेदिता आ जाती हूँ और आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आईवीएफ फेलियर की हम बात कर रहे हैं तो फेलियर्स भी होते हैं और ऐसे में जो दंपत्ति है वो बुरी तरह से टूट भी जाते हैं। तो फेलियर्स होने की वजह क्या है और ऐसे में आप उन दंपत्तियों को क्या सलाह देना चाहेंगी? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने।
बिल्कुल सही है कि आईवीएफ की जो सफलता है इसके दर काफी हद तक निर्भर करते हैं आईवीएफ के लैब के ऊपर। यानी कि लैब के अंदर जो सबसे ज्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो मशीन यूज हो रही है, जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है, ये बिल्कुल अच्छा और अप टू डेट होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो लैब का वातावरण है, यहाँ की जो हवा है, ये साफ होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए इसमें। इसके अलावा एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं लैब में, जिसे कहा जाता है क्लोज्ड वर्किंग चेंबर। यानी कि जो भी हमारे माइक्रोस्कोप है, जो इक्विपमेंट है, ये एक चेंबर के अंदर रखे जाते हैं और ये चेंबर का अंदर का जो वातावरण और तापमान है, ये हम इस तरह से मेंटेन करते हैं जो किसी भी महिला के शरीर के अंदर होता है। इससे क्या होता है कि जो भ्रूण है, इसे लगता है कि ये एक औरत के शरीर से आके दूसरे औरत के शरीर में आ गया है और इसकी क्वालिटी में ज्यादा असर नहीं पड़ता है। इस तरह से हम एक बेहतर क्वालिटी का भ्रूण तैयार कर सकते हैं और इससे प्रेगनेंसी लगने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इसी के साथ साथ लैब में काम करने वाले जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि जो भ्रूण वैज्ञानिक होते हैं, ये बहुत जरूरी है कि ये भ्रूण वैज्ञानिकों को अच्छा अनुभव रहे, उन्होंने इस क्षेत्र में अच्छे से काम किया हो, उनका स्किल लेवल अच्छा रहे, अच्छे से ट्रेन हो, ताकि वो ये सब छोटी छोटी चीजों का अच्छे से ध्यान रख सकें। तो ये सब चीजें जरूरी है कि हम लैब अच्छे से मेंटेन करें, तभी हम एक सक्सेसफुल आईवीएफ का आउटकम पा सकते हैं। तो अगर आईवीएफ फेलियर किसी को होता है तो डरने की जरूरत नहीं है, थोड़े टाइम बाद आप दोबारा से ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आप जरूर खुशहाली अपने जीवन में पाएंगे दूसरे ट्रीटमेंट के बाद। तो दर्शकों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। लगातार हम जान रहे हैं, हमें कॉल पे कॉल आ रहे हैं आपके, लेकिन जिन कॉलर्स को हम अपने शो का हिस्सा नहीं बना पाए, वो अभी भी हमारे नंबर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर्स के साथ आप बात कर सकते हैं। अपने तमाम डॉक्टर्स का मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी कार्यक्रम में आने के लिए, कॉलर से बात करने के लिए और आईवीएफ तकनीक के बारे में इतनी जरूरी बातें तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपका डॉक्टर में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। रखिए अपना खास ख्याल। देखते रहिए इंडिया न्यूज।